अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज मैं एक छोटी सी एक स्टोरी लेके आया हूँ बेसिकली, जो अभी डेवलप होनी शुरू हुई है। माइक्रो कैप की स्टोरी है। बेसिकली आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी कहा था कि अगर आपको कोई स्टोरी अच्छी लगे तो आप शेयर करें, ताकि आप भी ये सीख सकें कि किसी स्टोरी को कैसे फॉलो करना होता है और वो कैसे आगे बढ़ती है। इससे पहले भी हमने कुछ स्टोरी शेयर करी थी, जैसे मैंने बटरफ्लाई और क्रॉम्पटन के मर्जर की स्टोरी थी, सीएल एजुकेट की स्टोरी थी, आईएसएमटी की मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर करी थी। और आज जो मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा है कि मैं इंडोविंड एनर्जी की स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें क्या चल रहा है बेसिकली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। और बहुत खुसूसी और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है आज का, क्योंकि अब मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप मेरी वीडियो को देख के ये बिल्कुल भी ना समझें, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल भी ना समझें कि मैं आपको बाई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और मैं इस स्क्रिप्ट को या और दूसरी स्क्रिप्ट को आपके साथ शेयर करने का जो मकसद होता है बेसिकली वो ये होता है कि आप इस प्रोसेस को समझें। और प्रोसेस को समझने के लिए मैंने बाकायदा 3 दिन की वर्कशॉप भी करी थी ऑनलाइन। उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो मेरा गोल है, जो मेरा मकसद है, वो ये है कि आपको एम्पावर करना। और आप फिर मुझे बताएं कि नहीं, ये स्टोरी जो आपने शेयर करी है वो गलत है, या वो जो स्टोरी आप शेयर कर रहे हैं मुझे उसमें दम नहीं लगता है और उसकी वजह से उसके रीज़न ये हैं। या आप ये कमेंट में बताएं मुझे कि नहीं, आपने जो स्टोरी शेयर करी है उसमें मुझे दम लगता है और उसके रीज़न जो है वो ये हैं। तो मकसद जो है वो ये है कि आप और हम दोनों एक साथ गेन करें। तो सबसे पहला जो डिस्क्लेमर है वो आपको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। और मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, और मैं आपके साथ सिर्फ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी किसी भी रिकमेंडेशन को, जो डिस्कशन हम करते हैं उसको आप बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझें, बिल्कुल भी ना समझें, खुदारा ना समझें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और आपको नॉलेज ज़रूर लें। और अगर आप इन केस ये डिसीजन लेते भी हैं कि आप कोई स्क्रिप्ट खरीद रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। उससे पहले तो आप बिल्कुल भी ना खरीदें। और सेल्फ स्टडी तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल का जो सिर्फ और सिर्फ मकसद है वो ये है कि आपको एम्पावर करना एजुकेशन के साथ। ठीक है। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। और मुझे बहुत ही अफसोस होगा कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख के कोई शेयर मेरे कहने पे खरीद लेते हो, क्योंकि ये असल में मेरे मकसद के अगेंस्ट में चला जाएगा। मतलब मैं वो जनरेशन नहीं डेवलप करना चाहता हूँ कि आप लोग, मैंने कोई शेयर बोला और आप लोग वो खरीद लें। तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, मेरे कहने से ना कोई शेयर खरीदिएगा ना कोई शेयर बेचिएगा। मैं अगर कोई शेयर डिस्कस कर रहा हूं तो आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप उसकी फर्दर स्टडी करें और मुझे उसके पॉइंट बताएं, जो पॉजिटिव पॉइंट है और निगेटिव पॉइंट है वो मुझे बताएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने सारे पॉइंट कवर किए हों। ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं। और ये लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर या कॉशस जो भी कह लीजिए, कि ये एक एग्जाम्पल है, और हो सकता है कि मैंने इंडो विंड ले रखा हो और हो सकता है कि मैंने इंडो विंड ना ले रखा हो। तो आप जो है ना वो दोनों चीज़ें मान के चलिए कि शायद मैंने ख़रीदा होगा और शायद मैंने नहीं ख़रीदा होगा। तो आप ये ज़रूर 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 दिमाग में रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं बार बार इस पर इंफेसाइज क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम क्विकली एनालाइज करते हैं। आपके सामने स्क्रीनर खुला हुआ है इंडोविंड एनर्जी का। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है ये विंड के थ्रू पावर जनरेशन के अंदर ये काम करती है। और क्या कहना चाहिए, जो अगर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करें तो इन्होंने अपना शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ाया था, 107 करोड़ से 140 करोड़ कर लिया है इन्होंने। और इसके अलावा रिवेन्यू ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रिसिटी सेल से, जैसे मैंने अभी बात करी, 98% आता है। इंटरेस्ट इनकम इनकी 1% है। और 2 मिनट दीजिए, मैं चेक करता हूँ कि ये शरिया कंप्लायंस है कि नहीं है। ठीक है।
तो मैं शरिया कंप्लायंस, 2 मिनट। देखा, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये शरिया कंप्लायंस है कि नहीं है ना। इंडो विंड, हाँ। तो इस्लामिक स्टॉक के हिसाब से ये शरिया कंप्लायंस है। ठीक है। तो रिवेन्यू मैंने आपको बता दिया इनका क्या है। ओके, अब मैं जो हूँ ना, ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेंगे, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है। इसमें जो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, पहले ये क्विकली थॉरो करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि इसमें क्या वो चीज़ इंटरेस्टिंग हुई है। तो यहाँ पर अगर आप पी देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग है ना। जो मेरे जो डिस्कशन मैं करता हूँ आपके साथ बार बार, उसके एकदम अगेंस्ट है कि मैं एक लॉस मेकिंग कंपनी की बात आज आपसे कर रहा हूँ। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट है। मार्केट कैप इसका 279 करोड़ है, और जहां तक मुझे अंदाजा है ये थोड़े दिनों पहले ईएसएम 2 में थी और आजकल ये ईएसएम 2 से बाहर आ गई है। बट क्योंकि 500 करोड़ से कम है, तो हमें मालूम नहीं कि ये दोबारा ईएसएम में कब चली जाए। ठीक है। फेस वैल्यू 10 है और बुक वैल्यू 22 है, तो ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है ये। डेट टू इक्विटी इसका जो है वो 0.13 है ना। और इनके पास 31 करोड़ का जो है वो डेट है और 129 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 10.7 करोड़ शेयर है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 50.8 है, विच इज डिसेंट। आप समझते हैं इस बात को कि प्रोमोटर होल्डिंग 50% इज ओके हमारे लिए, क्योंकि लॉस मेकिंग है तो पीजी रेशो नहीं है। डीआईआई की चेंज कुछ नहीं है, एफआईआई की चेंज नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए बहुत ही डिसेंट है, 46.3% का इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन है। सेल्स ग्रोथ 18% है, विच इज़ वेरी गुड। आर ओ सी ई इज़ नॉट वेरी गुड। एक्सपोर्ट जो है वो ज़ीरो है ऑफ कोर्स। हमारी जो वैल्यू है, जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से ये 38 पे है, तो इसका मतलब ये यहाँ से डिस्काउंटेड है। ठीक है। प्लीज परसेंटेज इनकी जीरो है, यानी कि 50.8% जो टोटल है वो इनका, वो इनके अपने पास है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 50 ईएमए और 200 ईएमए दोनों के ऊपर ट्रेड कर रही है इस वक्त। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्क्रीनर के एआई टूल की, तो वो बोलता है कि डेट रिड्यूस हुआ है और 1.18 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू जो वो ट्रेड कर रही है। लो रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है और लायबिलिटी 120 करोड़ की है। हम इसी की बात अभी करेंगे थोड़े दिनों में, थोड़ी देर में। ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम इसकी क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं अगर रिजल्ट की, तो आप ये देखें कि सितंबर 2020 में ये 4 करोड़ का जो था वो इनका प्रॉफिट था, और अभी इनका लगभग 10.27 करोड़ का इन्होंने किया है, और इससे पहले वाले में 5.87 का था। तो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी खासी डिसेंट ग्रोथ हुई है बस। बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ से अगर आप मूव करना शुरू करते हैं दिसंबर 22 से, तो ये काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब यहाँ से थोड़ा सा डिप हुआ था और उसके बाद ये जो था वो 5.8 हुआ, 10.27 हुआ। हो सकता है थोड़ा और कम अगर मान ले, तो मान लो ये 7% हो सकता है, सॉरी 7 करोड़ हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एक अंदाजा लगा रहा हूं मैं। ठीक है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9.13 की थी, और सेल्स में भी देखो उसी तरीके से बहुत ही डिसेंट वाली ग्रोथ हुई है। ये एक डिप था, अदरवाइज इनका जो कहने का मकसद मेरा ये है कि सितंबर 22 के बाद से अगर आप इनके रिजल्ट को रियलाइज करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस के ऊपर आ गए हैं। ठीक है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है। तो माइक्रो कैप कंपनी जो में रिजल्ट जो है वो फ्लक्चुएट होता है, और अगर स्टेबिलिटी बिजनेस में आ रही है, तो आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि उनके जो क्लाइंट हैं वो सेटल हो गए हैं, मतलब अभी जो है वो क्लाइंट सेटल हो गए। अब अगर यहाँ से आप ये देखोगे कि ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, तो 5.32, ये देखो 76% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो थोड़ा सा कम हुआ 57, बट स्टिल अगर हम इसको 57 नहीं भी मानते हैं और इसको मानते हैं कि 40% हुआ, तो भी वेरी गुड ऑपरेटिंग मार्जिन। एंड दैट टू वी डू नॉट हैव एनी अदर इनकम, यहाँ पे हमारे पास कोई इनकम भी नहीं है, और इंटरेस्ट जो है वो इनका आप यहाँ से देखेंगे हल्का सा बढ़ा है, और इसी की अब हम आगे जाके बात भी करेंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस हम करते नहीं है, वो आपको पता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर आप बात करेंगे, तो कंपनी यहीं से अगर आप देखोगे तो देखो
एबिटा जो है इनका वो 1 पॉइंट माइनस में था, फिर उसके बाद यहाँ पे जीरो था, ऑलमोस्ट नील था, उसके बाद माइनस में गया, फिर 1.43 गया और अब ये 4.02 की तरफ आ गया। नेट प्रॉफिट जो है वो देखो यहीं से डिसेंट होना शुरू हुआ, मतलब कुल मिला के हम जो बात कर रहे हैं वो दिसंबर 22 के बाद से, यानी कि ऑलमोस्ट हम 2 साल की बात कर रहे हैं, है ना। उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे, 1 साल की बात कर रहे हैं, सॉरी। अब एनुअल रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो मोटा मोटा अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को समराइज करें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो, आई वुड यूज द वर्ड, क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो इनकरेजिंग है ना। कंपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करेंगे एनुअल की, तो एनुअल में अगर आप देखें तो यहाँ से सेल्स जो है मोटा मोटा बीच में काफ़ी कम हो गई थी, और कम होने के बाद अब वापस सेल जो है वो ग्रो करना सेल्स ने शुरू कर दिया है। तो ये मार्च के बाद यहाँ से यहाँ हुई एंड सेम इज एप्लीकेबल विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो आप देखोगे ये, और यहाँ पर ओपीएम भी है, आप देखोगे कि ये मोटे मोटे तौर से यहाँ पे 40 35 40 के बीच का ये आपस में इसने एक रेंज बना लिया है जहाँ पे ये सेटल हो गया है। अदर इनकम माइनस में है, विच इज गुड, हमारे लिए अच्छा है, इन्होंने कहीं कुछ पैसा दिया होगा तो वो हमारे प्रॉफिट में जुड़ नहीं रही है, और वो भी बहुत नेग्लिजिबल सी है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इट इज फाइन। नाउ नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि एज ऑफ नाउ दिस कंपनी इज लॉस मेकिंग। तो हम इसको एक टर्म दे सकते हैं कि क्या ये कंपनी लॉस मेकिंग से टर्न अराउंड होके प्रॉफिट की तरफ जा रही है, क्योंकि क्वार्टर में हमें सिग्नल दिखाई दिए हैं, एनुअल में हमें सिग्नल दिखाई दिए हैं। तो उस सेंस से अगर हम बात करते हैं तो क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये कंपनी, मैं देखो वर्ड यूज कर रहा हूं, शायद ये कंपनी आने वाले टाइम में, शायद ये कंपनी आने वाले टाइम में, शायद ये कंपनी आने वाले टाइम में टर्न अराउंड हो सकती है, टर्न अराउंड हो सकती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में टर्न अराउंड हो सकती है, ठीक है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो ये बैलेंस शीट मैंने छोड़ दी है। बोरोइंग आपने देखा यहाँ से 205, क्योंकि मैं बोरोइंग की असल में बात करने वाला हूँ, 205 यानी कि 205 करोड़ से कम होते होते और ये अभी 31 करोड़ पे आ गया है, तो यही मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिटेल में। इंशाल्लाह मैं आपको एक दो डिस्क्लोजर दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 50% की प्रोमोटर होल्डिंग है, और ये प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ी है, अगर आप देखोगे ना तो ये 44.76 से बढ़ के 47.73, 3%, देन उसके बाद दोबारा से 3%, तो ऑलमोस्ट दिसंबर 22 से और अब तक मोटा मोटे तौर से अगर आप देखेंगे तो 6% के आसपास की इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ी है। एफआईआई डीआईआई इसमें है नहीं, बिल्कुल भी जीरो है, विच इज निगेटिव। पब्लिक में अगर आप देखोगे तो एक भी एचएनआई नहीं है, यानी कि कोई भी होल्डर ऐसा नहीं है जिसकी होल्डिंग 1% से ज्यादा हो, तो यहाँ पर वो जो है सब जीरो है। ट्रेड देखते हैं, कोई ट्रेड है क्या, तो सितंबर 03 में तो वैसा ही ट्रेड है, प्रोमोटर ग्रुप ने सेल किया है यहाँ पर 13 पॉइंट समथिंग पे, ये प्रोमोटर ग्रुप ने बाई किया है, तो ये आपस में इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा अभी का कुछ है नहीं। बल्क डील में देखते हैं, ये भी मेरे ख्याल से ट्रेडिंग की ही डिटेल है, ट्रेडिंग ही है, ये भी आपस की ट्रेडिंग है, ओके। ये 1 अक्टूबर का दिख रहा है मुझे, लॉयल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ने ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन किया है 40 लाख क्वांटिटी का। इसके अलावा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस विच इज पॉजिटिव 3% का है क्योंकि ये, तो कोई ऐसा मुझे इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन दिखता नहीं है एसएचपी में जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब हम जाते हैं इसकी कुछ डिस्क्लेमर के ऊपर, यानी कि जो इन्होंने डिस्क्लोजर दिए हैं वो क्या डिस्क्लोजर हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इनका डेट जो है ना वो कम हुआ है, यहाँ पर हमने देखा था कि इनका डेट जो है वो कम हुआ है यहाँ पर बोरोइंग। तो क्वार्टरली स्टेबल हो गया है, एनुअल भी स्टेबल हो गया है, और एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो डेवलपमेंट हुआ है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वो ये हुआ है कि जो इनका एनसीएलटी में केस गया हुआ था उसका रेजोल्यूशन हो गया है, उसका नोटिफिकेशन आया था, आज नहीं आया है। आप ये समझो कि मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, आज नहीं आया है, ये पुराना है, ये है 20 नवंबर 2023 का डिस्क्लोजर है ये, जो इन्होंने दिया है, अवेलेबल है ये, और जिसमें इसमें इन्होंने 3-4 बातें की हैं।
हैं। पहली बात तो यह है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ इनका वन टाइम सेटलमेंट हो गया है और वो अब आपको दिख भी रहा है वहां पर, ठीक है। तो वो सेटलमेंट हो गया है, यानी कि इनके लोन का जो सेटलमेंट था वो हो गया है। तो मोटा मोटा केस क्या है कि जो पैसा इनका जा रहा था लोन के सेटलमेंट में, या जो अप्रीहेंशन होता है कि भाई कंपनी लोन नहीं पे कर पा रही थी, या जो फाइनेंशियल इश्यूज थे कंपनी के, वो इश्यूज जो हैं कंपनी के अब सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो पहला तो वो हो गया। दूसरा जो इन्होंने दिया है कि वो एग्जिम बैंक के साथ पूरा का पूरा अमाउंट जो था इन्होंने जो एरियर के साथ था वो CI RP कॉस्ट के साथ इंक्लूड करके उन्होंने पे कर दिया है, और यानी कि सेटल कर दिया है। और उसकी इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है नीचे अपेंडिक्स 4 में, ब्रेकअप भी दिया है नीचे। वो सेम बात कर रहे हैं कुल मिला के बार बार के डिटेल देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इन्हें सारा का सारा पैसा दे दिया है, हमारा सेटलमेंट हो गया है और अब हमारा इस वाले लोन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि जब भी किसी कंपनी का केस NCLT में जाता है फॉर डेट रिलेटेड रीजन, तो पहला ऑप्शन ये होता है कि भाई आप आपस में सेट कर लो, क्रेडिटर के साथ बैठ के आप सेट कर लो। और अगर क्रेडिटर के साथ बैठ के आप सेट नहीं कर पाते हैं तो NCLT का जो कोर्ट है वो बेसिकली क्रेडिटर के फेवर में, यानी कि जिन्होंने लोन दिया है उनके फेवर में कर देता है, और फिर कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो NCLT में चला जाता है और प्रोमोटर के हाथ से चला जाता है, और वहां से जाने के बाद फिर वो सारा का सारा जो है कंट्रोल खो दिया जाता है। ऐसा बहुत सारी कंपनी में हो चुका है। तो दिस इज द इवेंट। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है कि इन्होंने अपना केस जो है वो सेटल कर लिया है क्रेडिटर के साथ। तो ये पहला पॉजिटिव है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं। तो दूसरा पॉजिटिव जो है वो ये है। दूसरा पॉजिटिव क्या है, ये भी डिस्क्लोजर बात का ही है, नया नहीं है। मतलब आज की मीटिंग थी, 8 जनवरी 2024 की मीटिंग थी, और जिसमें इन्होंने बात करी है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की, कि ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है वो देने जा रहे हैं वारंट के थ्रू। अब आप इसमें नाम देखेंगे, काफी बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर हैं। कैपरी ग्लोबल है, चिराग गुप्ता, सावन गुप्ता, सियोम इंडिया अल्फा फंड, ये काफी सारे जो हैं, आप इनको फंड हाउस कह लो या HNI कह लो, ये सब लोग जो हैं जो प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू दे आर गोइंग फॉर प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसकी डिटेल आपके पास यहाँ पे है। कि पहला तो है वो अप टू 70 रुपीज के ऊपर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये समझो, तो अभी जो प्राइस है 26 रुपए है, और ये उससे बहुत नीचे नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। और दूसरा आप जो देखेंगे कि पोस्ट अलॉटमेंट द प्रोमोटर विल होल्ड अराउंड 51% एंड द पब्लिक विल होल्ड अराउंड 49%, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और न्यूज है, वो मैं अभी देखता हूं अगर मुझे डिस्क्लोजर मिलता है, कि वो न्यूज ये है कि कंपनी इज कमिंग अप विद राइट इशू। तो कंपनी आई बिलीव इज हैविंग सम डिस्कशन, सम बोर्ड मीटिंग इज आल्सो एक्सपेक्टेड एंड दे आर गोइंग फॉर राइट इशू। तो राइट इशू इज आल्सो ए पॉजिटिव। तो मोटा मोटा अगर आपको मैं बोलूं तो कंपनी मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो कंपनी मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव से अपने आप को इस सारे के सारे प्रोसेस से रिवाइंड करके, मतलब अपने आप को और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचा है, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से किसी भी प्रोमोटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर वो ये करते हैं कि भाई हम आने वाले टाइम में अपने आप को रिवाइव करेंगे, जो हुआ सो हुआ, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब ये जो फंड रेज कर रहे हैं आप इसका देखिए, मैंने बोला था ना मैं डिटेल में बात करूंगा। द मैनेजमेंट इज contemplating to set up wind and solar farms at a कैपिटल आउटले ऑफ 400 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 साल के अंदर, आने वाले 4 साल के अंदर 400 करोड़ रुपए जो हैं ये विंड और सोलर फार्म पर खर्च करके अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं, विच इज ह्यूज। मतलब आप ये समझो कि टोटल कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 279 करोड़ है, और कंपनी क्या प्लान कर रही है, 400 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान कर रही है इन टर्म्स ऑफ विंड एंड सोलर। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग
स्टेप है। यहाँ पर देखो मैं कह रहा था, मिस हुआ मुझसे ये, कि राइट इशू जो है वो प्लान कर रही है, 50 करोड़ का राइट इशू प्लान है किया है। और ये जो 400 करोड़ का बेसिकली है, इसमें ये दोनों यूटिलाइज करेंगे, इक्विटी भी कैपिटल मतलब जनरेट करेंगे इक्विटी के थ्रू, और डेट के थ्रू भी करेंगे, मतलब थोड़ा सा लोन भी रेज करेंगे और थोड़ा सा अपना इंटरनल भी करेंगे। तो ये मतलब बहुत ही फंडामेंटली अगर आप देखेंगे ना, तो अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, दोबारा से मैं लेके आता हूँ। ये एनालिसिस सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं, हो सकता है इस शेयर में मेरी होल्डिंग पहले से हो और हो सकता है मेरी होल्डिंग ना हो, लेकिन आप बिल्कुल भी इस आज के डिस्कशन के ऊपर आप बिल्कुल भी डिसीजन ना लें बाई सेल का। सिर्फ और सिर्फ इसको स्टोरी स्टोरी की तरीके से देखें कि मैं जब स्टोरी निकालता हूं तो मैं कैसे निकालता हूं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया कि भाई इसमें क्या हो रहा है। तो 3-4 बड़े बड़े डेवलपमेंट आपकी नज़र में आ गए कि कंपनी फंड रेज कर रही है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं ना, आप देखो यहाँ पे 4 साल लिखा हुआ है, तो ये जब 4 साल में स्टेज वाइज ये डेवलपमेंट होगा ना, तो ये आपकी जो रिजल्ट है ना उसके ऊपर इमीडिएटली नहीं आएगा। आप ये नहीं सोचोगे कि ये कल को आ जाएगा या परसों को आ जाएगा। तो ये स्टोरी जो है ना, ये बहुत धीरे धीरे बिजनेस के साथ ग्रो करती है। मतलब आप अगर किसी ऐसी कंपनी में प्लान करते हो 4 साल, 5 साल, 6 साल, मतलब ये स्टोरी चलेगी तो ही आपका जो है वो मामला चलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर ये स्टोरी बीच में ख़त्म हो गई, कहीं कुछ इन्होंने इतना बड़ा डेट उठा लिया कि ये फिर दोबारा से उसी कंडीशन में पहुंच गए, तो ये बर्बाद हो जाएंगे, है ना, वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये स्टोरी सारी की सारी जो है ना स्लोली चलती हैं और लंबी चलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चले, धीरे धीरे चलती हैं। तो इसलिए आप ये समझो कि मैंने आज बोला कल को आप खरीद लो, ना भाई ऐसा नहीं होता है ना। पहली बात तो मेरे कहने पे खरीदना ही नहीं है, तो आप वो तो बिल्कुल भी दिमाग में ना रखें। अब हम बात करते हैं, फंडामेंटल की बात हो गई, अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। ठीक है, अब इसमें एक निगेटिव है जो मैंने आपको बताया था कि लॉस मेकिंग है। तो लॉस मेकिंग कंपनी को मैं बात क्यों कर रहा हूं? तो लॉस मेकिंग कंपनी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं, मेरा जो सोच है वो ये है कि कंपनी ने अपना टर्न अराउंड स्टार्ट कर दिया है। तो अब कंपनी जो है वो आज नहीं तो कल, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल की। तो इसका अगर हम डेली देखेंगे तो देखो, डेली में यहां पर बहुत ही बढ़िया इसका पहला सेटअप बना था। अगर आप देखोगे जो हमारी मल्टी बैगर वर्कशॉप के हिसाब से है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा सेटअप बना था। और सबसे पहली बात आप ये देखो कि ये 30 EMA की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो मेरे क्राइटेरिया वाली है, देखो इसको फॉलो करके चल रहा है ना बहुत प्यार से। तो पहले मूविंग एवरेज का मर्जर हुआ, मूविंग एवरेज का मर्जर यहाँ से हुआ, ये 30 EMA के साथ साथ चल के चल रहा है। मतलब 30 EMA को छोड़ नहीं रहा है ये डेली में भी, ये 30 EMA के ऊपर चल रहा है। 1-2 वीक जाता है फिर वापस आ जाता है। तो ऐसे ये इंटरेस्टिंग चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। और अब ये 30 EMA से इसने काफी गैप ले लिया है। तो मान लो अगर ये करेक्ट होकर नीचे भी आता है ना, तो आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है कि यहाँ से ये करेक्ट होकर नीचे आ रहा है, और फिर 30 EMA को अगर ये मान लो एजम्पशन लेके आप सपोर्ट करेंगे तो देन इट विल कंटिन्यू। तो ये हमारा डेली का चार्ट है। अब हम जाते हैं वीकली के ऊपर, और वीकली में हमें और क्लैरिटी दिखती है। तो ये आपका डेली है, अभी वीकली नहीं है। ये जो है आपका बनना है बेसिकली राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अगर आप इस चीज को समझते हैं, आप में से काफी सारे लोग मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर समझते हैं, आप लोग में से काफी ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े फंडामेंटल के एक्सपर्ट हैं। तो ये डेली में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनना है। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब बनता है और इसका ब्रेकआउट होता है, तो ये ब्रेकआउट के आसपास है डेली में। तो जब ब्रेकआउट इसका होता है ना, तो ये माना जाता है कि एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन से, तो ये वाला कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे तो ये शुरू हुआ था 2022 जनवरी 2022 के आसपास, उससे बाहर आ रही है कंपनी, राइट। तो ये हमारा जो है वो डेली का चार्ट है। इसको हम डिलीट करते हैं, ओके। और अब हम जाते हैं वीकली की तरफ। अब वीकली में अगर हम जाते हैं तो वीकली में भी आप देखिए, वीकली में भी इसका राउंडिंग बॉटम है। डेली में देखा था, देखो राउंडिंग बॉटम है ना, और इसका अब वीकली में आप देखोगे तो वीकली में भी राउंडिंग बॉटम है। तो वीकली में राउंडिंग बॉटम है, और वीकली में हमारे देखो वही क्राइटेरिया जो मैं बात करता हूं, मर्जर और 30 EMA के ऊपर है। 12-26 का
वो हो चुका है इसका, ये रहा 12-26 का मर्जर हो चुका है यहाँ पे 12 रुपए के आसपास वीकली में, डेली में तो हो ही चुका है और 30 MA के ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो है ना बहुत ही मतलब सेटल पोजीशन में है अगर आप बात करोगे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल जो मैं फॉलो करता हूँ फॉर माय मल्टी बैगर एनालिसिस। मैं दोबारा बोलूँ, मैं इस शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस शेयर को खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे इसलिए लगी कि मतलब इसमें काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो फंडामेंटल को इम्पैक्ट करते हैं। तो आप अगर इस कंपनी को स्टडी करोगे ग्रेजुअली तो आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखने को मिलेगी। तो इसके नोटिफिकेशन अलर्ट लगा के रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप में से कोई भी मुझे ब्लाइंड बाई करता है ना इन टर्म्स ऑफ बाई, तो मैं आपको बोलूं मैंने क्रॉम्पटन की एनालिसिस करी थी बटरफ्लाई के साथ मर्जर की, और वो एनालिसिस मेरी यहाँ पर इसी चैनल पे थी और वो मर्जर जो था वो कैंसिल हो गया। और जिस प्राइस के ऊपर हमने बात करी थी, क्या कहना चाहिए आपके बटरफ्लाई की और क्रॉम्पटन की, अब उससे वो नीचे है। ठीक है, तो आप मेरे कहने से मत लेना भाई बिल्कुल भी। आप जो हैं वो मतलब अपने आप एनालिसिस करें। और ये स्टोरी मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है भाई आप लोगों से, अगेन मेरे कहने पे शेयर मत खरीदिए, खुद स्टडी करिए और अपने आप को एम्पावर करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज की स्टोरी से रिलेटेड कुछ ऐसा मुझे बताइए जो शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा, चाहे वो निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। कि आपको बेसिकली इंडोविंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और इंडोविंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कम से कम 50-60 कमेंट ऐसे चाहिए हैं जिसमें कुछ सॉलिड कंटेंट हो, मतलब जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वाकई में मेरी वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्योंकि मेरा कंटेंट बेसिकली आपके लिए होता है। ठीक है भाई, तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।